यह कहानी काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विक्रम नाम का एक गरीब किसान रहता था। विक्रम के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी मालती और एक बेटी और बेटा था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। विक्रम के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास जाता है और कहता है, दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूं। चलो एक बार घर चल के मालती से राय लेकर देखता हूं, वह क्या कहती है। विक्रम तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी मालती को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या? जरा यहां आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। विक्रम की आवाज सुनकर मालती वहां आ जाती है। जी कहिए, आपने मुझे बुलाया क्या? भाग्यवान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है कि तुम क्या कहती हो। अजी बोलिए ना, क्या बात है? अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश भी करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर यह सब तो ठीक है, पर तब तक मैं क्या करूं मालती? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन भी नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और बच्चों को पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा? अजी, आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार से मिल क्यों नहीं लेते? वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वह आपकी जरूर कोई ना कोई मदद करेंगे। हाँ मालती, ये ठीक रहेगा, क्योंकि जमींदार अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद ही करेंगे। ठीक है मालती, तो मैं कल सुबह सुबह ही जमींदार काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह विक्रम जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। जमींदार जी, क्या आप घर पर हो? मुरली की आवाज सुनकर जमींदार घर के बाहर आ जाता है। अरे आओ मुरली बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अरे हाँ जमींदार जी, आपकी एक मदद चाहिए थी, पर समझ नहीं आ रही है कि कैसे बोलूं। बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ बोलो ना बेटा। फिर विक्रम जल्दी से जमींदार को अपने खेत की हालत के बारे में बता देता है। तो इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जमींदार साहिब, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूं, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। अरे बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती कर सकते हो। पर साहिब, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं विक्रम बेटा, तुम चिंता मत करो, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने से तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ठीक है जमींदार जी, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। विक्रम जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी मालती को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, यानी कि अब तो हमारी सारी चिंता ही खत्म हो गई है। मुझे जमींदार साहिब से यही उम्मीद थी। सच में वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। हाँ मालती, सच में देखना तुम, अब मैं जमींदार के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं,
क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार हों। अगली सुबह विक्रम जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है। तभी वह सोचता है, अरे, मैं तो भूल ही गया कि जमींदार की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को मुझे आते आते देर हो जाए। इसलिए मैं मालती को बताकर जाता हूं। अरे मालती, जरा यहां आना, तो मुझे तुमको कुछ बताना है। मुरली को बुलाता सुन मालती वहां आती है और पूछती है, अजी, क्या आपने बुलाया मुझे? हाँ मालती, सुनो, जमींदार का खेत गांव के बाहर है, इसलिए मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और बच्चे खाना खाकर सो जाना, ठीक है? अजी, पर आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना जरा, मैं आपके लिए खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। खाने का डिब्बा लेकर ही जाना। फिर क्या था, विक्रम अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच ही गया हूं, तो जल्दी से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। विक्रम अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। विक्रम को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता। सांप के काटने के कुछ समय में ही विक्रम चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ विक्रम सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और मालती विक्रम का इंतजार कर रही होती है। मालती को इतने परेशान देख उसके बच्चे पूछते हैं, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? और पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब तो कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी, तो कुछ सोच समझकर ही कहां होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। अपने बच्चों की बात सुनकर मालती अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब मालती देखती है कि विक्रम अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चल पड़ती है। मालती जमींदार के घर पहुंचकर उनसे विक्रम के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते मालती बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, विक्रम कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उनकी। क्या कहा बेटी? कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है, तो आते आते रात हो जाएगी। पर अब तो रात की सुबह हो गई है, पर वो तो अब तक नहीं आए हैं। तुम चिंता मत करो मालती बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि विक्रम कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले माधव को विक्रम को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। यह क्या? विक्रम का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे तो लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह बात बतानी पड़ेगी। माधव वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। माधव जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है। क्या हुआ माधव बेटा, तुम इतना हांफते हांफते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें विक्रम मिला? माधव जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। माधव जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी मालती भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। माधव बेटा, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो। मैं मालती बेटी को लेकर वहां आता हूं। माधव को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार मालती को समझाने लगता है। मालती बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से विक्रम ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार मालती को लेकर विक्रम को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और माधव
वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और मालती जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विक्रम बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। मालती विक्रम के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही मालती वहां से हट जाती है और वैद्य जी विक्रम की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी? अब कैसी हालत है विक्रम की? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, पर विक्रम की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर विक्रम के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? कुछ तो उपाय होगा। देखिए जमींदार जी, अभी के लिए तो मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, बस आप उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देते रहना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य जी विक्रम की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ गांव वाले विक्रम को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो मालती बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम बस अब विक्रम की अच्छे से देखभाल करना, फिर देखना वह कितनी जल्दी ठीक होता है। एक बात और, हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। हर महीने मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार काका, जो आप हम लोगों की ऐसे मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से मालती को दिलासा देकर चले जाते हैं और जमींदार के जाने के बाद वहां दोनों बच्चे भी आ जाते हैं और अपने पिता की हालत को देखकर मालती से उसकी हालत पूछने लगते हैं। माँ, यह पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयां दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने को कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की तो ऐसी हालत हो गई है, तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम मेरा साथ देना। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी या आप घर संभालोगी, घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। अपने बेटे की ऐसी बातें सुन मालती भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वह बनाकर ही रहूंगी, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर मालती सोचती है, मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती और न ही विक्रम के ठीक होने का इंतजार कर सकती हूँ। मुझे अब खुद बाहर जाकर कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। फिर अगली सुबह मालती सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते मालती बेटी, बताओ कैसे आना हुआ, और विक्रम की तबीयत अब कैसी है? काका, विक्रम की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है, कोई सुधार नहीं हुआ है तबीयत में, और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना मालती बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने घर पर साफ सफाई का काम करने की इजाजत दे दे, ताकि मैं काम करके अपने घर का खर्च और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकूं और विक्रम का इलाज भी अच्छे से हो पाए। बेटी मालती, पर तुम्हें मेरे घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, वैसे भी आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस मुझे अपने घर में काम करने की इजाजत दे दीजिए बस।
मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी। जमींदार मालती को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर मालती जमींदार की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होती। आखिर में मालती की बातें सुनने के बाद जमींदार मन ही मन सोचने लगता है। मुझे लगता है मालती मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह हर रोज काम करने इतनी दूर आएगी तो वह विक्रम और बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूं, मैं मालती को जो मेरे गांव के दूसरा वाला घर है उस पर काम करने के लिए कह देता हूं, ताकि वह काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है मालती बेटी, मैं तुम्हें अपने घर पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जी काका, बोलिए ना, आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगी। आप कृपया मुझे मना मत करना। बेटी मालती, तुम्हें मेरे घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक घर है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और विक्रम का दोनों को ख्याल रख पाओ। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा। इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। धन्यवाद काका। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है। वो घर इस वाले घर से थोड़ा बड़ा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है काका। वह घर मेरे घर के नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं आपके घर में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम करना भी शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च और विक्रम के इलाज का खर्चा निकाल सकूं। पर बेटी, तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। विक्रम का सपना था कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। जमींदार मालती के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटी, तुम्हारी लगन देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारा साथ जरूर देंगे। मालती ने जमींदार के दूसरे घर पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जमींदार के घर पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के दूसरे घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे मालती की मेहनत रंग लाने लगी, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह अपने बच्चों की पढ़ाई और विक्रम के इलाज में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम दोनों खूब पढ़ो। मैं तुम दोनों के लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, हम दोनों कड़ी मेहनत करेंगे, खूब मन लगाकर पढ़ेंगे। आप चिंता मत करो, एक दिन हम दोनों पिताजी का सपना जरूर पूरा करेंगे। मालती की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच विक्रम की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। वैद्य जी की दवाओं और मालती की देखभाल ने सांप के जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक विक्रम को होश आ गया। अचानक विक्रम को होश में आते देख मालती बहुत खुश हो जाती है। विक्रम, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मेहनत और दुआएं काम आ गईं। मालती, मैंने तुम्हें और अपने बच्चों को बहुत परेशान किया है ना? नहीं जी, आप तो हमारी ताकत हो। जब तक आप ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की थी और देखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। विक्रम धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने मालती की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। विक्रम के बेटे की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण ही हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया है। मालती का त्याग और विक्रम का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें